हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है पौधों में परिवहन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह छठा वीडियो है। अगर आपने ये पांचों वीडियो तथा साथ ही लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक का कंप्लीट चैप्टर कर दिया है, मैंने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये जानेंगे कि जो पौधे होते हैं वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, क्योंकि इतने बड़े लंबे पौधे होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे जड़ द्वारा कैसे पानी को अवशोषित कर लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि जड़ें पौधों के लिए ज्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसलिए हम जल को मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर। ठीक है, देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसान है, जो अनपढ़ है, या कोई कोई जरूरी नहीं किसान है तो अनपढ़ ही होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अनपढ़ भी होगा, जिसको नहीं पता कुछ भी, वो भी पानी को कहाँ पे डालता है? जड़ में, यानी मृदा में, माटी में डालता है, पत्ती पे नहीं डालता, क्योंकि उसको भी पता है कि पौधे हैं वो जड़ द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं। लेकिन ये प्रश्न है कि आखिर पौधे इतना पानी लेकर के कैसे इतनी जल्दी पत्तियों तक भेज देते हैं। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें जानेंगे कि कैसे जड़ जो है वो पानी को कैसे, यानी जल को कैसे अवशोषित करता है। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोमों की होती है, जो कि जड़ों के अग्रशीर्ष भाग पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। अब देखिए, मूल रोम क्या होता है पहले समझिए। ये मान लीजिए कि मूल है जो धरती के अंदर गया है, मिट्टी के अंदर, ऐसे तो इसमें देखे होंगे पतले पतले से ऐसे रोम होते हैं, इसे मूल रोम, ठीक है, कहते हैं। ये मूल रोम है और इनकी संख्या लाखों में होती है। मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक बार जब मूल रोम जल अवशोषित कर लिया जाता है, तब वह जड़ों की गहरी परतों में भिन्न पथों से गति करता है। और जो विभिन्न पथ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 विभिन्न पथ कौन कौन से हैं? तो पहला है एपोप्लास्ट पथ और दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, अब देखते हैं दोनों को बारी बारी से। आप फिगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले समझते हैं एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। ये नोट करने वाली बात है, पूछा जाएगा। एपोप्लास्ट कौन सा तंत्र है? तो ये निकटवर्ती कोशिका भित्ति वाला तंत्र है। जड़ों के अंतःत्वचा में मौजूद कैस्पेरी पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। कहाँ पे नहीं रहता है? तो कैस्पेरी पट्टी जो होती है वहां पे नहीं होता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। यह गति प्रवणता पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे फिगर में देखिए, ये अनेक सारी कोशिकाएं हैं, ये है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, और ये सारी कोशिका भित्तियां हैं। तो जल कैसे परिवहित होता है? केवल इसके कोशिका भित्ति द्वारा या अंतर कोशिका स्थान द्वारा। इधर से ये कोशिका के अंदर, यानी इधर प्रवेश नहीं कर सकता। ये केवल किधर जाएगा? इधर से जाएगा। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डार्क कलर में है, ऐसे थोड़ा सा, ये एपोप्लास्ट जो इस कलर का है, उधर से ही केवल ये देख सकते हैं, ये मोटा जो दिखा रही दे रहा है, इधर ही ये जल जा सकता है। कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली को प्रवेश नहीं कर पाता है, कोशिका झिल्ली को नहीं भेज पाता है, उसके अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा गति करता है? ये करता है कोशिका भित्ति तथा अंतर कोशिकीय स्थान। अंतर कोशिकीय स्थान क्या है? यही, मान ली 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, यही अंतर कोशिकीय स्थान है। तो या तो ये अंतर कोशिकीय स्थान से जाएगा या फिर कोशिका भित्ति होकर के जाएगा। आगे जानते हैं, एपोप्लास्ट जल के परिवहन में
कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। जैसे ही जल अंतर कोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत प्रवाह में तनाव उत्पन्न होता है। अतः आसंजक एवं संसक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। तो जब वाष्पन होता है ऊपर पत्तियों में तो क्या होता है, दबाव बनता है, जिसके कारण ये सामूहिक रूप से उसका प्रवाहित होने लगता है। दूसरा जानते हैं सिम्प्लास्टिक तंत्र। सिम्प्लास्टिक तंत्र अतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है, ये याद रखिएगा। सिम्प्लास्टिक तंत्र क्या है, यह संबंधित अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैलती हैं। ठीक है, अब इसको भी आप फिगर में समझेंगे। हालांकि ये तो मैंने आपको फिगर दिखा ही दिया था, आगे इसके अगला फिगर में आपको दिखाता हूँ। चलिए देख ही लीजिए। पहले ये सिम्प्लास्टिक है, ये देखिए कैसे फैलता है। ये कोशिका के अंदर से प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पे ये कोशिका के अंदर से इस कोशिका में जाएगा, फिर इस कोशिका से इस कोशिका में जाएगा, ऐसे कोशिका के अंदर जाता है। ठीक है, जबकि एपोप्लास्ट होता है क्या है, वो कोशिका के बाहर से जाता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अब आगे जानते हैं। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है। देखिए ये कैसे प्रवेश करता है, तो कोशिका के भीतर से जाता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, कोशिका के अंदर से प्रवेश करता है, कोशिका झिल्ली के अंदर से। ठीक है, इसलिए ये जो परिवहन होता है वो धीमा होता है, जबकि जो एपोप्लास्ट होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि उसको किसी कोशिका झिल्ली में नहीं जाना है। सिम्प्लास्टिक को परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है, यानी कोशिका द्रव्य का अंदर जो परिवहन तंत्र होता है, जो तंतु होते हैं, नलिकाएं होती है, वो सहायता करते हैं। आप कोशिका द्रव्य प्रवाहन को हाइड्रिला की पत्ती की कोशिका में देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ जाता है। अब देखिए, आपने हाइड्रिला को पता नहीं देखा होगा कि नहीं, लेकिन अगर आपको हाइड्रिला देखने को मिलता है तो उनकी पत्ती में आप आसानी से इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रंगीन होता है और बाहर से देखने पे वो दिखाई दे देता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वॉलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती है, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। हालांकि वॉलकुट की आंतरिक सीमा अंतः त्वचा पानी के लिए अप्रवेश है। ठीक है, तो कहां से प्रवेश करता है ये, अब जो जड़ है वो एपोप्लास्ट विधि द्वारा जल का परिवहन करती है, क्योंकि जो वालकुट की कोशिकाएं होती है वो ढीली गठित होती है, उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान होता है और उधर से ही ये जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, हालांकि उसके अंदर जल नहीं जा सकता है, कोशिका के अंदर जल प्रवेश नहीं करता है, लेकिन जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, कोशिका भित्ति होती है, वहां से जल प्रवेश कर लेता है। ऐसा स्वेरिनियम मैट्रिक्स के कारण होता है, जिसे कैस्पेरी पट्टी कहा जाता है। पानी का अणु परत को भेदने में असमर्थ होता है, अतः इन्हें असुवेरिनमय कोशिका भित्ति क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट की विधि द्वारा गतिशील होता है। यानी ऐसे समझ लीजिए, जहां पे एपोप्लास्ट गति नहीं हो सकती है, उसके बाद क्या होता है, सिम्प्लास्ट गति होता है, क्योंकि उसके अंदर अब सिम्प्लास्ट विधि द्वारा जल कोशिका के अंदर जाता है और फिर वो प्रासरण द्वारा आगे बढ़ता है और पुनः झिल्ली को पार करता है, ताकि जाइलम कोशिकाएं तक पहुंच सके। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलय वैस्कुलर सिलिंड्रिकल में प्रवेश करता है। ठीक है, और जब जाइलम में एक बार प्रवेश कर जाएगा तो वहां से उनकी गति हो जाएगी। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। एक बार जब जाइलम में चला जाए तो वहां से जल का परिवहन आसानी से हो सकता है, अंदर बाहर हो सकता है। नई जड़ों में जल धीरे धीरे जाइलम वाहिकाओं और वाहिनियों में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नलिकाएं हैं, ये नालियां हैं और एक प्रकार के एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है।
मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र के सापेक्षित किया गया है। अब आपको मैं फिगर में नीचे दिखाता हूं कि कैसे वहां पे प्रवेश करता है, वहां पे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती है जिन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। अब देखिए, कुछ पौधे हैं जिनकी जड़ों में कुछ अल्निक संरचनाएं होती है जिससे क्या होता है, जल का परिवहन आसान होता है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी यानी कवक का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं और वे मूल रूम कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे आपको दिखाया जा रहा है माइकोराइजा है, उसमें क्या होता है, फफूंदी यानी कवक हैं, वो क्या होते हैं, उनके जड़ से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जड़ से जुड़ करके वो ज्यादा गहराई तक भूमि में गए रहते हैं और जो जड़ के मूल रोम होते हैं उनसे ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसको फिर जाइलम फ्लोएम तक पहुंचाते हैं। केवल जल को ही नहीं, खनिज लवण को भी वे सभी अवशोषित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब कैसे होता है जल का परिवहन। ये देखिए एपोप्लास्टिक पथ है, यानी देखिए जल यहाँ से प्रवेश किया और ये क्या हुआ, अंतर कोशिका स्थान और कोशिका भित्ति होते हुए यहाँ जाइलम तक पहुंच गया। ठीक है, आपका यहाँ पे जाइलम है तो देखिए इस तरह से प्रवेश करके जाइलम तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक गया और यहाँ से उसके बाद वो जाइलम तक प्रवेश करेगा। यहाँ तक इसको जाने में बहुत कम समय लगेगा क्योंकि इसको कोशिका के अंदर प्रवेश करना ही नहीं है। जबकि सिम्प्लास्टिक पथ होता है, ये देखिए पहले ही कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया और कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर यहाँ से अंदर जाएगा, फिर कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, फिर कोशिका से बाहर, फिर कोशिका के अंदर और इसके अंदर फिर जाएगा। अब यहाँ पे इसको दिक्कत हो जाता है क्योंकि कई बार कोशिका को प्रवेश करना रहता है कोशिका के अंदर, इसलिए यहाँ से परिवहन स्लो हो जाता है। जबकि एपोप्लास्टिक यहाँ तक तो फास्ट होता है लेकिन इसके बाद फिर यही सिम्प्लास्टिक पथ द्वारा यहाँ से जाकर के मतलब जो गति होता है वो सिम्प्लास्टिक पथ हो जाता है क्योंकि उसके लिए कोशिका के अंदर प्रवेश करना रहता है। और ये वॉलकुट है, ठीक है, यही दो आपको समझना था। ऐसे ही फ्लोएम तक भी परिवहन ऐसे ही होगा, ठीक है। ये कवक जड़ को जल तथा खनिज उपलब्ध कराते हैं और बदले में जड़ें भी माइकोराइजी को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ अविकल्पी संबंध होता है। उदाहरण के लिए माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीर का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कवक क्या कर रहा था, पेड़ पौधों को खनिज लवण या जल अवशोषित करने में मदद कर रहा था। तो पेड़ पौधे भी उसका बदला कैसे चुकाते हैं, तो वे क्या करते हैं, शर्करा और जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो कवकों को देती है ताकि कवक अपना विकास कर सकें। और कई पौधों में तो ऐसा संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे जो चीर का बीज होता है वो बिना बिना कवक का अंकुरित ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पौधे के जो जड़ होते हैं वो जल को कैसे अवशोषित करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौधों में जल का परिवहन ऊपर की ओर कैसे होता है, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा है डिसलाइक कीजिएगा, अपना शिकायत भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।